वेलकम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर एक मिसाइल और मिडिल ईस्ट वॉर जोन बन सकता है। एक डिसीजन और ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो सकते हैं। एक ट्वीट और ग्लोबल मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं। और इस स्टोरी के सेंटर में है एक ही आदमी, डोनाल्ड जॉन ट्रंप। और अगर किसी को ट्रंप के बारे में थोड़ी सी भी सिंपैथी है ना, तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि ट्रंप इज एलिजेडली इन एप्स्टीन फाइल्स। आइए देखते हैं ट्रंप कैसे पूरे ग्लोब को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है। 28 फरवरी 2026 वो दिन जब मिडिल ईस्ट की हवा सडनली बदल गई। रात के अंधेरे में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर एक मैसिव मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। United States and Israel launching a wide-scale attack on Iran after weeks of growing tension and military build-up. Massive plumes of smoke have been seen over Tehran, rising up from multiple locations all over the capital. President Trump posted an 8-minute video shortly after the daylight strikes began, dubbing the mission Epic Fury. Hundreds of airstrikes टारगेट थे मिसाइल बेसिस, मिलिट्री कमांड सेंटर्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स यूज किए गए थे, जो तेहरान से लेकर ईरान के मल्टीपल मिलिट्री साइट्स तक अटैक कर रहे थे। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं था, ये डिकेड्स में ईरान पर सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा था। बट असली टारगेट से मिलिट्री बेसिस कभी थे ही नहीं। असली टारगेट था लीडरशिप, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्राइक का पहला वेव डायरेक्टली तेहरान के लीडरशिप कंपाउंड्स पर टारगेट किया गया। एक प्रिसीजन स्ट्राइक, एक कैलकुलेटेड मूव, और कुछ ही घंटों में क्लेम आया खमीनी मर चुके थे। इतना तो अब सबको पता ही होगा, लेकिन जो नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। ईरान स्टेट मीडिया ने 1 मार्च 2026 को उनकी डेथ कंफर्म की। उसके साथ ही कई सीनियर ऑफिशियल्स और फैमिली मेंबर्स को रिपोर्टेडली उस स्ट्राइक में मार दिया गया। खमीनी चाहते तो मॉस्को जा सकते थे फॉर देयर सेफ्टी रीजंस, बट ही चोज टू स्टे इन ईरान। और एक और बात, ही वॉज अलिजेडली सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। तो जो स्ट्राइक हुआ, मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक, मतलब लीडरशिप को खत्म करके सिस्टम को कोलैप्स कर देना। When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. और इस स्ट्राइक में एलिजेडली यूज हुआ था एक एडवांस प्रिसीजन मिसाइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ब्लू स्पैरो मिसाइल सिस्टम का यूज किया। एक ऐसा मिसाइल जो फाइटर जेट से लॉन्च होता है, एटमॉस्फेयर के अपर लेयर तक जाता है और फिर नियर स्पेस ट्रैजेक्टरी से टारगेट पर डिसेंड करता है। एक साइलेंट बट डिवास्टेटिंग अटैक। इस पूरे कैंपेन का नाम रिपोर्टेडली दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, ईरान के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना, लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्रिपल करना। बट क्या ये अमेरिका का पर्सनल एजेंडा था? अभी इसे तो आगे बताऊंगा। अब वॉर कभी वन साइड नहीं होती, और ईरान ने जवाब दिया विद इन डेज। ईरान ने रिटेलिएशन लॉन्च की, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन स्वैम्स और अटैक्स जो सिर्फ इजराइल तक ही लिमिटेड नहीं थे। टारगेट्स इंक्लूडेड इजराइल, यूएस मिलिट्री बेसिस और गल्फ कंट्रीज जहां अमेरिकन फोर्सेस स्टेशन्ड थी। सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट 2 कंट्रीज का वॉर नहीं रहा, ये पूरे मिडिल ईस्ट का बैटलफील्ड बन गया। ईरान के मिनाब में एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर स्ट्राइक हुई। अटैक हुआ एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पर जब स्कूल आवर्स चल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 160 से ज्यादा लोग, ज्यादातर स्कूल गर्ल्स, इस ब्लास्ट में मारे गए। सैटेलाइट इमेजरी और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने सजेस्ट किया कि ब्लास्ट का पैटर्न प्रिसीजन एयर स्ट्राइक से मैच करता है, लेकिन अभी तक किसी कंट्री ने ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं की और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। इस इंसिडेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर आउटरीच ट्रिगर किया और यूनाइटेड नेशंस को अटैक पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करने पर मजबूर किया। The Department of War would be investigating that if that was our strike. Clearly, the United States would not deliberately target a school. और ईरान के अंदर ये इंसिडेंट सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं रहा, ये एक एंगर का सिंबल बन गया और सपोर्टर्स के लिए खमीनी एक मार्टर सिंबल बन गए। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा अटैक हुआ क्यों? यूएस और इजराइल का क्लेम था ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है और वो एक इमिनेंट थ्रेट बन चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये स्ट्राइक एक प्रिवेंटिव एक्शन था, जस्ट अ प्रिवेंटिव एक्शन, ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर पाए। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. बट एक लीडर की डेथ और इतना मैसिव रिटेलिएशन, और यहाँ पे अभी और एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये वॉर यही रुकेगी या ये दुनिया को एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ढकेल रही है?
अगर मिडल ईस्ट का सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजिक कोई पॉइंट है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये एक नैरो सी पैसेज है ओनली जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका सबसे नैरो शिपिंग कॉरिडोर सिर्फ अबाउट 33 किलोमीटर वाइड है। मतलब दुनिया की एनर्जी सप्लाई एक 32 से 33 किलोमीटर की चोक पॉइंट पर डिपेंड करती है ना। व्हाई इट मैटर्स, हर दिन लगभग 20% दुनिया का ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है। मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल सुपर टैंकर्स में भर के यहाँ से निकाले जाते हैं। और अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो सिर्फ एक रीजन नहीं, पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो जाती है। द ग्लोबल रिस्क, मतलब ईरान और इजराइल के बीच वॉर एस्केलेट हुआ तो एनालिस्ट के हिसाब से फियर ये है कि कहीं ईरान हॉर्मुज को परमानेंटली क्लोज करने की वार्निंग ना दे दे, क्योंकि अगर टैंकर ट्रैफिक रुक गया तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकती है और फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन, फ्यूल क्राइसिस और इकोनॉमिक शॉक। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया रुक सकती है, बिकॉज एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और जब लाइफलाइन कट हो जाती है तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। द गल्फ पावर्स, अब ये वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है, इस रीजन में दुनिया के सबसे पावरफुल ऑयल स्टेट्स भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, बहरान। ये कंट्री सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करती है। दुबई, द फाइनेंशियल सेफ हेवन। और फिर आता है गल्फ का सबसे इंटरेस्टिंग सिटी, दुबई। दुबई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है सिर्फ, ये मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल सेफ हेवन माना जाता था अब तक। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, ट्रेडिंग कंपनी सब यहाँ से ऑपरेट करते हैं। अगर गल्फ रीजन अनस्टेबल हो गया तो सिर्फ ऑयल मार्केट नहीं, ग्लोबल फाइनेंस भी शॉक फील करता है। और इसीलिए ये वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल प्रेशर पॉइंट बन चुका है। क्योंकि अगर गल्फ डिस्टेबलाइज हो गया तो शॉकवेव से मिडिल ईस्ट तक नहीं रुकेगी, वो पहुंच सकती है लंदन के स्टॉक मार्केट तक, न्यूयॉर्क के ऑयल एक्सचेंज तक और शायद आपके पेट्रोल पंप तक भी। हिस्ट्री में वॉर्स हमेशा लैंड पर लड़े गए हैं, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का असली बैटलफील्ड एक नैरो सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। वॉर के बीच एक और थियरी सडनली स्पॉटलाइट पर आई गई है, एक कंट्रोवर्शियल स्ट्रैटेजी जो कोल्ड वॉर के टाइम बहुत पॉपुलर हुई थी। इससे कहते हैं द मैड मैन थियरी। आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन डेंजरस भी है। अगर एक लीडर दुनिया को ये बिलीव करा दे कि वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है तो उसके एनिमीज रिस्क लेने से ही डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि नेक्स्ट मूव क्या होगी। ट्रम्प एंड द मैड मैन इमेज। आज के टाइम में कई एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी कुछ हद तक रिजेंबल करती है डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी स्टाइल को। डोनाल्ड ट्रंप खुद अक्सर एक डील मेकर के रूप में प्रेजेंट करते हैं खुद को, लेकिन उनकी नेगोशिएशन स्टाइल में एक चीज कांस्टेंट है, मैक्सिमम प्रेशर। द ईरान न्यूक्लियर डील एग्जिट। 2018 में ट्रंप ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को विड्रॉ कर दिया जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से। ये एग्रीमेंट ओरिजिनली साइन हुआ था 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर्स के बीच। डील का गोल था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शन रिलीफ। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्ग्यू किया कि ये डील ईरान को कंप्लीटली स्टॉप नहीं करती। मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर हेवी इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज किए, ऑयल एक्सपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट किए गए, बैंक्स को इंटरनेशनल सिस्टम से कट किया गया। गोल था कि ईरान की इकोनॉमी पर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि तेहरान निगोशिएट करने पर मजबूर हो जाए। ट्रंप का कम्युनिकेशन स्टाइल भी अनयूजुअल रहा है, कभी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और कभी एक्सट्रीमली ब्लंट वार्निंग्स। स्ट्रैटेजिक इंटिमिडेशन था। ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक और एग्जांपल था द ग्रीनलैंड। 2019 में ट्रंप ने पब्लिकली सजेस्ट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रीनलैंड खरीदने में इंटरेस्टेड है। प्रपोजल इतना अनएक्सपेक्टेड था कि डेनमार्क की गवर्नमेंट ने इसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया और फिर ट्रंप ने डेनमार्क विजिट ही कैंसिल कर दी। टैरिफ वॉर्स। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ मिलिट्री से नहीं होती है, कभी कभी इकोनॉमिक वेपन्स भी यूज होते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मल्टीपल कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज किए, इंक्लूडिंग इंडिया, एज वी ऑल नो। वेनेजुएला का इशू सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, पावर और ऑयल का गेम भी माना जाता है। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और शॉकिंग मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर किया गया। ट्रंप ने क्लेम किया कि मदुरो नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने ओपनली बोला कि अमेरिका टेम्पररी वेनेजुएला को रन करेगा जब तक एक नया पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं हो जाता। और यहाँ से डिबेट शुरू होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ट्रंप का अप्रोच इंपल्सिव था, कभी कभी डिसीजंस पर्सनल ब्रांड और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से ड्रिवन लगते हैं, लेकिन सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट अलग ही था।
उनके अकॉर्डिंग ये सब एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी थी, एक इमेज क्रिएट करना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। डिप्लोमेसी में कभी कभी ना सबसे पावरफुल वेपन प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, अनसर्टेनिटी होता है। तो सवाल ये है कि क्या ट्रम्प रेकलेस थे या फिर वो डेलिबरेटली एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहे थे जहां ओपोनेंट रिस्क लेने से ही डरे। एक लीडर जो कभी डील मेकर लगता है, कभी डिसरप्टर और कभी मैडमैन स्ट्रेटेजी का लिविंग एग्जाम्पल। अभी आज का जो कॉन्फ्लिक्ट, जो वॉर चल रहा है ना, ये अचानक नहीं हुआ है, इसके रूट्स डिकेड पुराने हैं और इस स्टोरी को समझना जरूरी है। 1953 में ईरान में एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर थे, मोहम्मद मोसादेक, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पर यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन ने सीक्रेटली सपोर्ट किया एक कोप को। इस ऑपरेशन के बाद मोसादेक को रिमूव कर दिया गया और मोनार्की वापस पावर में आ गई। इस इवेंट ने ईरान के अंदर एक डीप रेजेंटमेंट क्रिएट कर दी। कई ईरानियंस के लिए ये मोमेंट था जब उन्होंने बिलीव किया कि अमेरिका उनके पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रही है। फिर आया 1979 का रेवोल्यूशन, एक टर्निंग पॉइंट, ईरानियन रेवोल्यूशन। शाह की मोनार्की कोलैप्स हो गई और पावर में आए इस्लामिक लीडर रुहुल्ला खोमेनी। तेहरान में स्टूडेंट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी तेहरान पर टेक ओवर कर दिया। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया। उस मूवमेंट से यूएस और ईरान के रिलेशनशिप ऑलमोस्ट परमानेंटली ब्रेक हो गए। 2015 की द न्यूक्लियर डील। डेकेड्स के टेंशन के बाद 2015 में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील का गोल सिंपल था, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा और बदले में सैंक्शंस रिमूव किए जाएंगे। एग्रीमेंट में मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व थे, यूएस, यूरोप, चाइना, रशिया। कुछ लोगों ने इससे पीस का चांस बोला, लेकिन सब एग्री नहीं हुए। लेकिन 2018 में ट्रंप ने गेम ही चेंज कर दिया। ट्रंप ने एक ड्रामेटिक डिसीजन ले लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली विड्रॉ हो गया इस ईरान न्यूक्लियर डील से। ट्रंप का आर्गुमेंट था कि ये डील ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से परमानेंटली नहीं रोकता। और फिर स्टार्ट हुआ मैक्सिमम प्रेशर, सैंक्शंस, इकोनॉमिक आइसोलेशन और डिप्लोमेटिक प्रेशर, और रिलेशंस और ही ज्यादा टॉक्सिक हो गए। 2020 द सोलेमानी स्ट्राइक। फिर आया एक और एक्सप्लोसिव मोमेंट, जनवरी 2020। यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने किल कर दिया ईरान के पावरफुल जनरल कासिम सोलेमानी को। स्ट्राइक बगदाद एयरपोर्ट के पास हुई। ऑर्डर दिया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा और टेंशन्स एक डेंजरस लेवल पर पहुंच गए। हिस्ट्री में कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्लोली बिल्ड होते हैं, एक डिसीजन, फिर एक रिटेलिएशन और फिर एक और एस्केलेशन, और फिर एक दिन दुनिया रियलाइज करती है ये राइवलरी ऑलरेडी डेकेड्स पुरानी हो चुकी है। अगर ये वॉर एक्सपांड होता है तो दुनिया कैंप्स में डिवाइड हो सकती है। वेस्टर्न ब्लॉक एक साइड पर हो सकते हैं यूनाइटेड नेशंस, इजराइल, नाटो अलाइज, ये ब्लॉक मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का ह्यूज कॉम्बिनेशन है। और दूसरे साइड, ईरान के अलाइन साइड पर हो सकते हैं इनडायरेक्टली सपोर्टर्स, रशिया, चाइना, जो शायद डायरेक्ट वॉर में ना हो लेकिन इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट सिचुएशन में मिल सकते हैं वो। अगर मिडिल ईस्ट का ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो गया तो डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है। स्टेप 1, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो सकता है। स्टेप 2, ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकता है। स्टेप 3, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। स्टेप 4, सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि यूरोप और एशिया का लार्ज प्रोपोर्शन एनर्जी का मिडल ईस्ट से आता है। मॉडर्न वर्ल्ड मिसाइल से नहीं, एनर्जी से चलती है, और अगर एनर्जी सप्लाई रुक गया तो इकोनॉमी का इंजन भी रुक सकता है। अब सवाल है आगे क्या होगा। एक्सपर्ट जनरली 3 सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। सीन 1, रीजनल वॉर। सबसे लाइकली सिनेरियो, ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट एस्केलेशन, प्रॉक्सी ग्रुप्स, मिसाइल स्ट्राइक्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। सिनेरियो 2, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर गल्फ शिपिंग लेन्स डिसरप्ट हो गई तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो सकती है और फिर ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। सिनेरियो 3, वर्ल्ड वॉर रिस्क। सबसे डेंजरस सिनेरियो, अगर मेजर पावर डायरेक्टली एंटर हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल स्केल पर एक्सपांड हो सकती है। और इस स्टोरी का सेंटर में फिर से आता है एक ही नाम, डोनाल्ड ट्रंप, एक लीडर जिसके डिसीजन ने मिडल ईस्ट पॉलिसी को ड्रामेटिकली रीशेप कर दिया। न्यूक्लियर डील एग्जिट, मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस और हाई रिस्क मिलिट्री स्ट्राइक्स। सपोर्टर्स कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, क्रिटिक्स कहते हैं ये एक डेंजरस गैम्बल है। हिस्ट्री शायद इस मूवमेंट को याद रखेगी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट के रूप में, या फिर एक ग्लोबल क्राइसिस की बिगिनिंग के रूप में। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये केओस इनएविटेबल था या फिर एक ही आदमी का गैम्बल।